हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में पढ़ेंगे और भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं ले चलता हूं भारत के संवैधानिक विकास के टाइम पीरियड में, और हम और आप यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये हमारा भारतीय संविधान है यह कैसे निर्मित हुआ एवं इसका भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके पहले के बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में जैसा कि पढ़ाया ही था कि अभी तक क्या था कि जो जितने भी एक्ट आते थे किसके अंतर्गत आते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी तक जितने भी एक्ट आते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट आते थे, लेकिन भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया था यह डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और जब व्यापार करने आई तो धीरे धीरे करके इसने भारत के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर इसने अपना अधिकार कायम कर लिया। तो ब्रिटिश संसद ने ये कहा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र नहीं होगी, इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर लागू करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था 1833 के चार्टर अधिनियम में 1833 के चार्टर अधिनियम में मैंने यह आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वह चाहे प्रशासनिक एकाधिकार रहा हो चाहे व्यापारिक एकाधिकार रहा हो, तो इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जो था उसको कहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अभी तक क्या था कि बंगाल का गवर्नर था और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह स्वतंत्रता थी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसकी नियुक्ति कर सके। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने यह कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी और इसकी नियुक्ति का अधिकार किसको प्राप्त हो गया? तो इसके नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश संसद को प्राप्त हो गया। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद अब संपूर्ण रूप से भारतीय प्रशासन के एकाधिकार को प्राप्त कर ली। तो जब ब्रिटिश संसद एकाधिकार को प्राप्त कर ली तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट नहीं आते थे। तो जो यह भारत का गवर्नर जनरल था यह किसका प्रतिनिधि हो गया? तो ब्रिटिश संसद का यह प्रतिनिधि गवर्नर जनरल था। अब जो भी कानून व नियम बनते थे वह किसके पास आते थे? तो गवर्नर जनरल के पास आते थे। तो गवर्नर जनरल उस एक्ट नियम को संपूर्ण भारत पर लागू करता था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्राधिकार था। तो हमने यह जाना कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी
के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद अब इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई और पूरी प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में आ गई? तो ब्रिटिश संसद के हाथ में पूरी प्रशासनिक शक्ति आ गई। तो अब जो भी एक्ट या चार्टर आते थे वह जो है अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नहीं आते थे। ब्रिटिश संसद उन एक्ट का निर्माण करती थी और उन एक्ट को किसके पास भेजती थी? तो गवर्नर जनरल के पास भेजती थी। तो अब यह डायरेक्ट भारत पर प्रशासनिक शासन कौन करने लग गया था? तो ब्रिटिश संसद करने लग गई थी। तो अब भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर जितने भी हम आगे के 7 एक्ट पढ़ेंगे वह किसके? भारत शासन अधिनियम से लेकर भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर इसके आगे हम 7 एक्ट पढ़ेंगे और यह डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित होता था यह अधिनियम और डायरेक्ट जो है गवर्नर जनरल के पास आते थे और गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत पर लागू करता था। तो अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था प्रशासनिक वह समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भूमिका अब इसमें नहीं रह गई। तो आइए अब हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में एक क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति को दोबारा पुनरावृत्ति न हो उसको रोकने के लिए कुछ इसमें प्रावधान किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1858 के में। तो 1857 की क्रांति को दोबारा रोकना था कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना था संपूर्ण भारत पर। यह दूसरा पॉइंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक के हित में करना था। इस अधिनियम में यह बातें थी और भारत के राज्य फिर क्या हुआ कि भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया जिसके हाथ में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी और वह व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था और वह पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी भारत में अगर कोई भी घटना घटित होती थी तो यह भारत का जो राज्य सचिव का था वह ब्रिटिश संसद को जवाबदेह था। यानी जो यह राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया अब पूरी तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी था? तो यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। जो यह भारत का राज्य सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई और यह किस काम के लिए? तो कुल मिलाकर यह परामर्श देते थे भारत के राज्य सचिव को और कानूनी विधि में सहायता प्रदान करते थे। तो यह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो जो नियंत्रण बोर्ड था और निदेशक बोर्ड था, तो मैंने आपको पिछले वाले एक्ट में यह बताया था कि जो एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई, शासन को 2 रूपों में बांट दिया गया और द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई। लेकिन इस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। और उसके बाद जो मुख्य चेंजेस आए इन एक्ट के तहत तो वह इस प्रकार आए कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यह किसका प्रतिनिधि था? तो यह ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था, ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में अर्थव्यवस्था में भारत परिषद की राय मानने के लिए यह वायसराय बाध्य था। तो कुछ बिंदुओं को इसमें उल्लेखित किया गया और यह कहा गया कि जो भारत का वायसराय था, जो यह भारत परिषद
की स्थापना की गई, 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई, तो जो यह सलाह देते थे, जो सहायता प्रदान करते थे, उसमें कुछ पॉइंट पर भारत के वायसराय को उनकी बात को मानना ही पड़ता था, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में, अर्थव्यवस्था के बारे में और इन्हीं पॉइंट के विषय में। आइए कुछ और हम पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम 1858 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। तो यह सीधे तौर पर शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। इस अधिनियम के तहत के द्वारा जो भारत का प्रशासनिक एकाधिकार था, चाहे राजनीतिक एकाधिकार था, तो यह किसके हाथ में चला गया? तो सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया। और यह भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और इसमें जो लास्ट का पॉइंट है वह है 1 नवंबर 1858 के इस अधिनियम के द्वारा, जो कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, को भारतीय शिक्षित लोगों ने अपने अधिकारों का मैग्ना मार्ट कहा। आप कहेंगे सर कि ये मैग्ना मार्ट क्या होता है? तो मैग्ना मार्ट का मतलब होता है एक लिखित दस्तावेज, एक लिखित कानून, यह मैग्ना मार्ट का अर्थ होता है। तो यह किसने कहा? तो भारतीय शिक्षित लोगों ने अपने अधिकारों का मैग्ना मार्ट कहा। तो हमने भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में संपूर्ण अध्ययन किया। आपसे यह अनुरोध है एवं निवेदन है कि आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और इन पॉइंट्स को, जैसे मैंने यह बनाया है पूरा डायग्राम, इसी डायग्राम की तरह आप अपने कॉपी नोट्स बना लीजिए और यह बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए आपकी परीक्षा में। अब आइए हम जो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था उसके विषय में पढ़ते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे एवं कौन कौन सी इसमें प्रमुख बातें थी जो भारत के संदर्भ में थी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो इसमें गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया एवं एक 5वां विधि विशेषज्ञ सदस्य शामिल किया गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें से आधे से ज़्यादा सदस्य गैरकानूनी थे और इनके पास प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था, इन पर बजट पर बोलने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इस भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान मंडल की स्थापना की गई और तत्कालीन वायसराय ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। अब तत्कालीन वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन वायसराय था और इसने 3 भारतीयों को शामिल किया। कहाँ? तो केंद्रीय विधान परिषद में, जिसमें पहले नंबर पर थे पटियाला के राजा महाराजा नरेंद्र सिंह, दूसरे राजा बनारस के देवनारायण सिंह थे और तीसरे व्यक्ति के रूप में सर दिनकर राव को इस नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत अगर किसी ने की तो वह लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और विधायी कार्यों में भारतीय लोगों को भी शामिल किया। तो विभागीय प्रणाली क्या थी कि जैसे कोई विधि प्रणाली थी, विधि का क्षेत्र जो था, दूसरे में जो कि आर्थिक क्षेत्र था। तो इसी प्रकार से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई।
इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट है, प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे बम्बई मद्रास विधान परिषदों को कानून या विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का, यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। और वह अध्यादेश 6 माह तक जारी रह सकता था। इसमें नए विधान परिषद उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पंजाब व बंगाल जैसे क्षेत्रों की स्थापना की गई। यह नए विधान परिषद के रूप में शामिल हुए। तो हमने आज भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में अध्ययन किया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में अध्ययन किया, और हमने यह जाना कि जो ये भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास है यह कैसे हुआ। तो टोटल कुल मिलाकर अगर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बात करें तो इसमें 7 एक्ट आए थे। 7 एक्ट में हमने 2 एक्ट को आज पढ़ा, भारत शासन अधिनियम 1858 को और भारत परिषद अधिनियम 1861 को। अब बचे हैं 5 एक्ट या अधिनियम, इनको आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।